हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आर्तो चक्कर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आर्तो चक्कर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम क्या कह सकते हैं, रज चक्कर भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो मादा होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जननिक चक्रीय परिवर्तन होते हैं, यानी उनके शरीर में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, वो चक्रिक होते हैं यानी साइक्लिक होते हैं, रोटेट होते रहते हैं। तो ये जो परिवर्तन आते हैं ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक कहलाता है मध चक्कर और दूसरा कहलाता है आर्तो चक्कर या रज चक्कर, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मध चक्कर किसे कहेंगे, जो नॉन प्राइमेट जीव होते हैं। अब नॉन प्राइमेट जीव में कौन कौन से आ गए, जैसे जितने भी पशु है, जैसे हमारे पास है गाय है, भैंस है, ठीक है, बकरियां है, ठीक है, इनके अलावा जैसे भेड़ है। तो इन सभी के अंदर क्या होते हैं, जो जननिक चक्रीय परिवर्तन आते हैं उसको मध चक्कर कहते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको सिंपल सी भाषा में हम कहते हैं आओ में आना। यानी इसमें क्या होता है कि इनमें जो गाय है, भैंस है, बकरियां है, भेड़ है, इनमें अंडाणु का निर्माण होना लग जाता है और अंडाणु मोचित होता है, यानी निकलता है, रिलीज होता है अंडाशय से, और फिर ये क्या करते हैं, निषेचन के लिए तैयार होती है। अगर ऐसा ही परिवर्तन प्राइमेट में होता है, प्राइमेट में कौन कौन से जीव आ जाते हैं, तो इनमें जो मानव है, ह्यूमन है, और जो बंदर होते हैं जिनको हम कहते हैं कपी, एपीज, बंदर में भी कौन से एपीज जिनको हम कहते हैं, ये तो ये आते हैं। ठीक है, प्राइमेट जीव कौन से होते हैं, देखो प्राइमेट जीव उनको कहते हैं जिनमें हाथ और पैर पाए जाते हैं, नाखून उनमें पाए जाते हैं, नाक जो होता है ये, ठीक है, ये स्नोट पाया जाता है, और ब्रेन होता है लार्ज, ये सब जिनमें होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमेट कहते हैं। तो प्राइमेट के अंदर अगर ये परिवर्तन आते हैं तो उनको नाम क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे आर्तो चक्कर या रज चक्कर। कंप्लीट है। ओके, जब रज चक्कर है, ठीक है, ये प्रारंभ होता है पहली बार, अगर हम बात कर रहे हैं केवल मानव की, जब पहली बार प्रारंभ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रजो दर्शन। ठीक है, मेनार्की जिसको हम कहते हैं। ओके, और ये कब होता है, ये लगभग जो यौवनारंभ होता है, यानी जब यौवनारंभ प्रारंभ होता है उस समय जो पहली बार आर्तो चक्कर प्रारंभ होता है तो उसको कहेंगे रजो दर्शन। ठीक है, और ये होता है जैसे 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच में हो सकता है। एक होता है दूसरा रजो निवर्ती, रजो निवर्ती। ठीक है, लगभग 50 वर्ष की आयु के लगभग क्या होता है कि महिलाओं के अंदर आर्तो चक्कर है ये रुक जाता है, उनमें आर्तो चक्कर नहीं चलता। ठीक है, और उनमें जनन की क्षमता नहीं रहती, यानी उनमें अंडाणु नहीं बनेंगे, उसको रजो निवर्ती या मेनोपॉज हम कह देते हैं। ठीक है, मेनोपॉज या रजो निवर्ती उसको कहेंगे। अब ये क्या होता है, देखिए ये क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि जो होते हैं अंडाशय होते हैं, अंडाशय में क्या पढ़ा था हमने कि जो पुट्टक बनना, यानी जो प्राइमरी पुट्टक बनना है, और उसके अंदर हमने पढ़ा था ना कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाता है, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में उस दौरान। तो मैंने आपको बताया था कि लगभग 6000 से 80,000 के लगभग प्राथमिक पुट्टक यानी प्राइमरी फोलिकल, ठीक है, पुट्टक जिसको हम कहते हैं, ये बन जाते हैं। अब इनकी संख्या निश्चित होती है, अब ये संख्या आगे नहीं बढ़ सकती मादाओं में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब एज आती है लगभग 50 वर्ष की, तब तक ये पूरे के पूरे पुट्टक है ये नष्ट हो चुके होते हैं, यानी पूरे के पूरे अंडाणु के रूप में बाहर रिलीज भी हो चुके होते हैं या कुछ नष्ट हो चुके होते हैं। इसकी वजह से अब उनमें और ज्यादा अंडाणु नहीं बनते। लेकिन अगर बात कर रहे हैं नर में, तो नर में शुक्राणु है ये जीवन पर्यंत बनते रहते हैं, क्योंकि उनमें समसूत्री जो विभाजन थी ना, गुणन प्रावस्था वाली, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था स्पर्मेटोगोनिया 2-1 पोजीशन में होते हैं, फिर ये गुणन प्रावस्था में मल्टीप्लिकेशन फेज में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो लगातार अपनी संख्या को निश्चित बनाए रखते हैं, नियत बनाए रखते हैं, कांस्टेंट रहते हैं उनके नंबर। ठीक है, इसकी वजह से कभी भी शुक्राणु की संख्या में कमी नहीं आती, ये जीवन पर्यंत यानी बुढ़ापे तक भी बनते रहते हैं। लेकिन अंडाणु है ये जैसी एज 50 वर्ष की हो जाती है तो ये बनना बंद हो जाते हैं, और उस अवस्था में आर्तो चक्कर है ये, रज चक्कर है ये रुक जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये रुक जाता है, और उसको कहते हैं रजो निवर्ती। तो देखिए जो आर्तो चक्कर मानव में है वो 28 दिन की अवधि का होता है, 28 डेज की होता है, कंप्लीट है। अब उनको हम क्या करते हैं, 4 भागों में विभक्त कर देंगे। पहला कहलाएगा ऋतुस्राव प्रावस्था, रक्तस्राव
प्रावस्था भी कह देंगे, मेंसेस फेज। दूसरा है प्रचुरोद भवन प्रावस्था, प्रोलिफरेटिव फेज कहलाएगा। तीसरा इसमें कहलाएगा अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। चौथा है ल्यूटियल प्रावस्था या ल्यूटियल फेज। कंप्लीट है। अब देखें इनमें होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतुस्राव प्रावस्था या मेंसेस फेज। ये होता है पहले से लेकर 5वें दिन की अवधि के बीच में, यानी पहले दिन से 5वें दिन पर। इस दिन में क्या होता है, इस दिन में जो अनिषेचित अंडाणु होता है, अनिषेचित अंडाणु का मतलब ऐसा अंडाणु जो अंडाशय से बाहर निकला है, ओवरी से बाहर निकला है एग, लेकिन अभी इसमें शुक्राणु नहीं पहुंचा, स्पर्म नहीं पहुंचा है, इसमें निषेचन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये अब काम का नहीं है, इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। प्लस जो एंडोमेट्रियम होता है, गर्भाशय का जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, ये मोटा होता है। ठीक है, अब ये मोटा कैसे हो जाता है वो आगे स्टडी करेंगे। इसको भी क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, रक्त के द्वारा और श्लेष्मा के द्वारा इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पे लगातार रक्त का स्राव होता रहता है, तो इसको बोल देते हैं रक्तस्राव प्रावस्था। और इस रक्तस्राव प्रावस्था में क्या होता है, LH और FSH है, ये धीरे धीरे इनकी मात्रा कम रहती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, GnRH जो होता है, देखो GnRH क्या है, हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन काम करता है पीयूष ग्रंथि पर, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं LH और FSH। LH और FSH है, ठीक है, ल्यूटिनोइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये काम करते हैं अंडाशय के ऊपर। अब ये काम कैसे करेंगे, तो देखिए अब 5वें से 13वें दिन के अंदर क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रचुरोद भवन प्रावस्था। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो FSH की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, इसके अंदर FSH की मात्रा बढ़ने लगती है। फिर FSH काम करता है किस पे, अंडाशय पर। अंडाशय के अंदर हमने पढ़ा है कि प्राइमरी फॉलिकल रहता है, प्राथमिक पुटक रहता है, ये परिवर्तित हो जाता है द्वितीयक पुटक में, सेकेंडरी फॉलिकल में, और ये परिवर्तित हो जाता है तृतीयक पुटक में। ठीक है, यानी टर्सरी फॉलिकल में, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, ग्राफियन पुटक के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। और इनको ये बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है FSH। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही 14वां दिन आता है उस दौरान GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से ज्यादा रिलीज होता है, तो इससे LH ज्यादा रिलीज होगा और ये काम करेगा अंडाशय पर। तो LH इस दौरान ज्यादा रिलीज होगा, कौन से दिन, 14वें दिन, अंडोत्सर्ग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस 14वें दिन क्या होता है, LH अपनी सर्वाधिक मात्रा में रहेगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, LH सर्ज कह देते हैं। इस दौरान FSH भी थोड़ा मात्रा इसकी बढ़ जाती है और GnRH की मात्रा भी बढ़ जाती है। कंप्लीट है। अब क्या होगा, जैसे ही LH हार्मोन रिलीज होता है अधिक मात्रा में, ये क्या करेगा, ग्राफिन पुटक को फटने को प्रेरित करेगा। इससे ग्राफिन पुटक फट जाएगा और अंडाणु बाहर मोचित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कंप्लीट है। अब जैसे ही ये बाहर निकलता है तो हमें पता है ग्राफिन पुटक किसमें चेंज हो जाता है, फिर बचा हुआ भाग पुटक कोशिकाएं कार्पस ल्यूटियम बना लेती है, इसको पीत पिंड भी कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। अब देखो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम है, उससे हार्मोन निकलते हैं प्रोजेस्टेरोन। सबसे ज्यादा मात्रा में इनमें जो हार्मोन इंपॉर्टेंट निकलता है वो प्रोजेस्टेरोन निकलता है। इससे हार्मोन एस्ट्रोजन भी निकलता है, एस्ट्रोजन भी निकलता है। और एक हार्मोन होता है इनहिबिन। ये इनहिबिन हमने पढ़ा था, सर्टोलिक कोशिकाएं भी निकालती है। और मादा में ये कौन निकालता है, कार्पस ल्यूटियम निकालता है। तो देखो प्रारंभ में एस्ट्रोजन कम मात्रा में रहता है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रारंभ में कौन निकाल रहा होता है, ये पुटकीय कोशिकाएं निकाल रही होती है, जो पुटक के चारों की कोशिकाएं हैं ये निकाल रही होती है। फिर जैसे ही ये ग्राफिन पुटक फटता है, फटने पर क्या होगा, यहाँ से तो निकल रही थी और यहाँ से भी अब निकलना स्टार्ट हो रहा था, तो इसकी मात्रा है एस्ट्रोजन की यहाँ पर बढ़ जाती है। फिर इसकी मात्रा थोड़ी कम होगी, फिर वापस बढ़ेगी। कंप्लीट है। ओके, अब उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बन गया, 14वें दिन के बाद की बात कर रहे हैं हम, पहले तो इनकी मात्रा एकदम कम है। अब 14वें दिन क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम बन गया, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा निकालेगा। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा निकाल देगा तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब ये प्रोजेस्टेरोन काम क्या करेगा, ये काम करेगा गर्भाशय का अंत स्तर जो होता है ना, एंडोमेट्रियम। तो ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ना, ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय का अंत स्तर है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये मोटा होने लग जाता है।
तो ये गर्भाशय का अंतःस्तर यहाँ पर काफी मोटा हो चुका होता है और इनको ये मोटा करने का काम कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, ताकि जब शुक्राणु यहाँ पर पहुंचकर, शुक्राणु यहाँ इसके पास पहुंचकर निषेचन हो और जो भ्रूण आकर इस पे स्थापित होता है, तो भ्रूण आकर इसके ऊपर स्थापित हो जाए आसानी से, ठीक है। इसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम है ये मोटा हो जाता है। कौन सी अवस्था में, लुटियल प्रावस्था के अंदर। इस दौरान क्या है, कार्पस ल्यूटियम से इनहिबिन हार्मोन भी निकलता है, ये इनहिबिन हार्मोन भी निकल रहा है। ये इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, ये एक इनहिबिशन का काम करता है। इनहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। तो ये काम क्या करेगा, ये इनहिबिन हार्मोन है ना, यहाँ से निकलकर हमारे पीयूष ग्रंथि पे काम करेगा और एफएसएच के निकलने को कम कर देगा। इस वजह से यहाँ पर एफएसएच कम निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया कब हो रही है, ल्यूटियल प्रावस्था में हो रही है। अब जैसे ही मान लेते हैं कि निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो वो अंडाणु क्या कहलाएगा, अनिषेचित अंडाणु, अनफर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तब क्या होगा, इस मोटे स्तर की हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो इस मोटे स्तर को क्या किया जाएगा, इस अंडाणु के साथ में शरीर से बाहर निकाल देंगे रक्त के द्वारा, यानी वापस पहली प्रावस्था स्टार्ट हो गई, ऋतुस्राव प्रावस्था वापस स्टार्ट हो गई, कंप्लीट है। तो लुटियल प्रावस्था के बाद में वापस कौन सी आ जाएगी, ऋतुस्राव प्रावस्था आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि ये गर्भाशय का अंतःस्तर मोटा हो गया था, तो ये मोटा भाग है इसका जो एक्स्ट्रा हुआ था उसको भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, किसमें, ऋतुस्राव प्रावस्था में, जो 1 से 5 दिन के मध्य होती है, कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में देखिए प्रचुरोध भवन प्रावस्था में क्या होता है, प्रचुरोध भवन में एफएसएच निकल रहा होता है, जीएनआरएच निकल रहा होता है। ये क्या करता है, ग्राफियन कुटक है उनके निर्माण को प्रेरित करेगा, यानी प्राइमरी फॉलिकल तो बहुत सारे रहते हैं, उनसे ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, सेकेंडरी से टर्सरी बनाता है और टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनाता है और उनको रिलीज कर देगा, यानी मोचित कर देगा अंडाणु को इससे बाहर। और ये मोचन की प्रक्रिया कब हो रही है, ये 8 चक्कर के 14वें दिन हो रही है, जिसको हम कह देते हैं अंडोत्सर्ग। यानी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो ग्राफिन पुटक है ये फटकर अंडाणु को बाहर रिलीज कर रहा है, मोचन कर रहा है, उसको ही हम क्या बोल देंगे, अंडोत्सर्ग कह देंगे। अब अंडोत्सर्ग होने के बाद में क्या हुआ, अंडोत्सर्ग होने के बाद में इस अंडाणु को शुक्राणु की आवश्यकता होती है। जब शुक्राणु इसके पास पहुंच जाएगा तो निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और ये जो एंडोमेट्रियम है ये तैयार किया जाता है ताकि इसके ऊपर भ्रूण आके चिपक जाए। तो इसको तैयार करने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगा। तो इस दौरान क्या है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, इनहिबिन भी निकलेगा। ये इनहिबिन काम करेगा किस पर, पीयूष ग्रंथि पर, और एफएसएच हार्मोन के निकलने को कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफएसएच को ये कम कर देता है। तो मैंने आपको सर्टोली कोशिका में बताया था एफएसएच हार्मोन क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन एफएसएच के कार्य का नियमन करता है, रेगुलेशन करता है, कंप्लीट है। तो ये थी हमारे पास अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ठीक है। उसके बाद में लुटियल प्रावस्था में हमने कह लिया कि ये मोटा हो गया पूरा भाग इसका, एंडोमेट्रियम भाग। अब देखें क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर शुक्राणु पहुंच गया, तो शुक्राणु पहुंचते ही क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर फिर भ्रूण बनेगा और भ्रूण आकर इसके एंडोमेट्रियम में चिपक जाएगा। इसका मतलब ऋतुस्राव प्रावस्था नहीं आएगी। अब ये 8वां चक्कर रुक गया, तो 8वां चक्कर की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। तो 8वां चक्कर की समाप्ति हमें दर्शाती है कि निषेचन हो चुका है, अब गर्भधारण होगा। तो निषेचन में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अब आगे हम पढ़ेंगे गर्भधारण की प्रक्रिया और भ्रूण का विकास कैसे होता है और प्रसव कैसे होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी के साथ में, फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, उनके साथ में शेयर करें। धन्यवाद।